नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी में नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है समास। सबसे बड़ी बात है इसमें यह है कि समास होता क्या है, समास का क्या अर्थ है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है जिसका अर्थ है सम जोड़ आस। सम जोड़ आस। सम का मतलब है पास, सम का मतलब है पास और आस का मतलब है बैठना। आस का मतलब क्या है? बैठना। यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना है सम जोड़ आस से। सम का अर्थ है पास या निकट। सम का अर्थ क्या है? निकट या पास। आस का मतलब है बैठना। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदों का पास में आकर बैठना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कहने का मतलब ये, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर किसी नए पद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण अपन ले, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सम सनम समासः, सम सनम समासः क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदों का पास में आकर बैठना समास कहलाता है। जैसे उदाहरण ले, वीणा है, वीणा है पानी में जिसके। वीणा है पानी में जिसके वह कौन है? वीणा पानी। कौन है? वीणा पानी। वीणा है जिसके पानी में वह है वीणा पानी। उसी प्रकार नवरात्रियों कहने का मतलब है नव रात्रियों का संहार। नवरात्रियों का समाहार। नवरात्रियों का समाहार क्या कहलाता है? नवरात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नवरात्र कहलाता है। फिर अपन बात करें, दो या दो से अधिक पदों का आपस में आकर मेल होता है उसे समास कहते हैं। जब वो मेल अलग हो जाता है उसे हम विग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है विग्रह की। विग्रह किसे कहते हैं? समास का मतलब ये दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब ये मेल अलग होता है, जब ये मेल क्या होता है? अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? रेलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हस्त से लिखित, हस्त से लिखित क्या कहलाता है? हस्तलिखित। हस्तलिखित का विलोम शब्द क्या हुआ? हस्त से लिखित। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेदों की अपन बात करें तो समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। सबसे पहला जो समास आता है उसे हम बोलते हैं अविभाव समास। जैसे मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं, जिसमें अपन बात करें प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान, इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान क्या कहलाता है? अविभाव। उसके बाद अपन बात करें दूसरा पद, दूसरा पद जिसे अपन बोलते हैं उत्तर पद प्रधान क्या कहलाता है? तो तत्पुरुष समास।
अगर प्रथम पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है तो वो क्या कहलाएगा, अविभाव समास कहलाएगा। दूसरा पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान किसमें होता है, तत्पुरुष समास। उसके बाद दोनों पद प्रधान, दोनों या उभय पद प्रधान क्या कहलाता है, तो उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान किसमें आते हैं, तो द्वंद्व समास में आते हैं। उसके बाद अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान किसमें शामिल होते हैं, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन सबसे पहला जो समास है पूर्व पद प्रधान, जिसका नाम है अविभाव समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविभाव समास कहाँ होता है। कई बार उदाहरण देता है और सीधा पूछ देता है कि अविभाव समास कहाँ होता है। तो अपन बात करें अविभाव समास की। पहला समास है इसमें अविभाव समास। अविभाव समास कहाँ होता है, तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इन विशेषताओं से हम इन्हें जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें पहली विशेषता आती है कि इस समास में प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है। प्रथम पद या पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। उसके बाद अपन इसकी दूसरी बात करें तो इसमें क्या होता है, इस समास में प्रथम पद कोई उपसर्ग होता है। क्या होता है, कोई उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी अपन बात करें कि इस समास से बना हुआ शब्द एक अव्यय होता है, यानी इसमें बना हुआ शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। उसके बाद चौथी विशेषता की बात करें, यदि किसी चीज का एक ही शब्द का 2 बार दोहराव, क्या हो, 2 बार दोहराव हो, 2 बार दोहराव हो रहा हो, तो वहां भी अविभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस समास का विग्रह कैसे करेंगे, तो इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद कोई उपसर्ग होता है, इसका विग्रह करने पर जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। फिर इसमें 2 बार किसी शब्द का दोहराव हो जाए तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अविभाव समास होता है। अब हम इसके जो नियम है एक एक नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि अविभाव समास किस तरह से होता है। जैसे अपन इसमें एक नियम ले कि उपसर्ग में जैसे बे, नी, निर, बे, नी, निर, निस, बे, नी, निर, निस। उसके बाद ला, इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाए। किनका, इन उपसर्गों का जहां पर प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। जैसे बेवजह, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है इसमें, तो बेउपसर्ग, यानी बिना वजह के, यानी वजह से रहित, वजह से रहित, यानी वजह के बिना। किसके बिना, वजह के बिना, वजह के बिना, तो वहां पर कौन सा समास हो गया, अविभाव समास। उसी प्रकार एक ले अपन निडर, तो डर से रहित, डर से रहित, डर से रहित, डर के बिना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डर के बिना, डर के बिना क्या हो जाता है, निडर। जो डरता नहीं वो क्या है, निडर है। उसके प्रकार अपन ले निर का, तो जैसे निर्भय, तो भय से रहित, भय से रहित, तो भय के बिना, भय के बिना, भय के
बिना। उसी प्रकार निस का अपन ले तो निश्चिंत, चिंता से रहित, चिंता से रहित यानी चिंता के बिना, चिंता के बिना। उसी प्रकार एक उपसर्ग और ले, ला इलाज। कौन सा शब्द ले, जैसे ले लिया ला इलाज यानी इलाज से रहित, इलाज से रहित, इलाज से रहित। तो जहां पर बे, नि, निर, निस, ला इन उपसर्गों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर अविभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला नियम था। अब अपन दूसरे नियम की चर्चा करें कि दूसरा नियम कहां होता है। जैसे बा व स, इन उपसर्गों का उपसर्ग होने पर अगर किसी शब्द में बा या स उपसर्ग है तो इनका विग्रह कैसे होगा। जैसे इसमें क्या करना है, मूल शब्द के बाद सहित या के लिए, यानी इसमें मूल शब्द सहित और एक आएगा के सहित, के सहित इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बा इज्जत, बा इज्जत तो इज्जत सहित या इज्जत के सहित। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बाकायदा तो कायदा सहित, कायदा सहित। ठीक है, यानी कायदे के सहित। अब इसमें एक अपवाद है, जैसे आ जाएगा सहृदय, सहृदय यानी स यानी अच्छा, अच्छा है हृदय जिसका, तो वह कौन है, सहृदय है अच्छा, स का मतलब अच्छा, अच्छा है हृदय जिसका वह क्या है, वो कौन है, तो वो महात्मा है। अगर तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द और ले, सशर्त तो शर्त सहित, शर्त सहित। ठीक है दोस्तों, तो ये था अविभाव समास का दूसरा नियम। उसके बाद अपन अगले नियम की बात चर्चा करें तो अगला नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे तीसरे नियम की अपन बात करें कि प्रति उपसर्ग आ जाए, कौन सा उपसर्ग आ जाए, प्रति उपसर्ग आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, हर प्लस मूल शब्द, हर यानी उसमें जोड़ेंगे हर मूल शब्द, या मूल शब्द को दो बार क्या लिख देंगे, लिख देंगे। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का हो जाएगा हर वर्ष या वर्ष वर्ष। प्रतिवर्ष का क्या होगा, वर्ष वर्ष या हर वर्ष। जैसे प्रतिशत, प्रतिशत तो प्रतिशत का क्या होगा, तो प्रतिशत का होगा हर शत, हर शत या सत्य सत्य, सत्य सत्य। उसी प्रकार एक दे, प्रतिदिन तो हर दिन या दिन दिन। तो इस तरह से जहां पर प्रति उपसर्ग आता है तो उसमें हर मूल शब्द जोड़ देते हैं, हर पहले जोड़ेंगे उसके बाद मूल शब्द। जैसे इसमें प्रति जहाँ आएगा उसके हर जोड़ देंगे और उसके बाद मूल शब्द है, या जो मूल शब्द है उसको दो बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका तीसरा नियम। अब एक अपवाद आता है, एक अपवाद की अपन बात करें तो आता है प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल। कूल का मतलब होता है किनारा, तो इस कूल का मतलब क्या हुआ,
किनारा। और किनारा कूल है, कूल के है प्रति, कूल के है प्रति मतलब विपरीत वह, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कूल के है विपरीत यानी किनारे के है जो विपरीत, वो क्या हो जाएगा, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चौथा नियम है जहां पर ये अव्यय शब्द यथा शब्द, यथा शब्द आ जाए, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, या शक्ति भर। उसी प्रकार यथा गति तो गति के अनुसार, गति के अनुसार। यथा संभव, यथा संभव तो संभव यानी यथा संभव यानी संभव के अनुसार। यथा, यथा संख्ये, यथा स्थान, यथा स्थान तो स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार, संभव के अनुसार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला जो नियम आता है वो आता है आ या यावत प्रत्यय। जैसे एक ले आजीवन, आजीवन, यहां पर इसमें कैसे विग्रह होगा, तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। उसके बाद आमरण तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। जीवन में जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक। आमरण मृत्यु पर्यंत। ठीक है दोस्तों। फिर यावत प्रत्यय अपन ले तो जैसे या व जीवन, याव जीवन तो जैसे क्या होगा, जीवन पर्यंत, क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। उसी प्रकार अगला जो नियम ले इसका, छठा जो नियम आता है वो आता है दोहराव या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर भी क्या होता है, अविभाव समास होता है। जैसे एक शब्द ले घर, घर तो क्या हो जाएगा, घर ही घर, घर ही घर। उसी प्रकार ले हाथों हाथ, हाथों हाथ तो हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ। फिर आ जाए रातों रात तो रात ही रात, रात ही रात। ठीक है दोस्तों। तो ये जहां पर पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं उनमें जैसे धड़ाधड़ तो धड़ा और धड़। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके अविभाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हुए। जैसे अब एक शब्द आता है कि एक शब्द आता है यदि किसी सामासिक पद में द्वितीय पद, सामासिक प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास माना जाता है। लेकिन संख्यावाची हो, प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, उसके बाद द्वितीय शब्द किसी नदी विशेष के नाम से जुड़ा हो, पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। लेकिन अगर किसी संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची हो और किसी नदी विशेष से जुड़ा हो तो वहां पर क्या हो जाता है, नदी संख्यावाची शब्द हो, प्रथम शब्द कैसा हो, संख्यावाची हो और वो किससे जुड़ा हो, नदी या मुनि से जुड़ा हो तो वहां पर कौन सा होगा, तो वहां पर अविभाव समास होगा। जैसे पंचगंग तो आ जाएगा 5 गंगाओं, 5 गंगाओं का समूह है, 5 गंगाओं का समूह है। उसी प्रकार
त्रिमुनि, तो 3 मुनियों का समूह है। उसी प्रकार द्विमुनि तो जाएगा 2 मुनियों का समाहार। ठीक है दोस्तों, तो ये था अविभाव समास। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास, यानी दूसरा पद प्रधान जहां पर होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।